19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। मुद्रण मुद्रण का मतलब होता है छपाई, और छपाई जो है उसका असर गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, कब, 19वीं सदी में। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 19वीं सदी में बहुत सारे नए नए मशीन की खोज हो गई, जिससे छपाई की प्रक्रिया आसान हो गई। और छपाई की प्रक्रिया आसान के साथ साथ सस्ती भी हो गई। तो सस्ती हो गई तो किताबें भी सस्ती छपने लगेगी, और सस्ती किताब होने से मुद्रण क्रांति से यहाँ लिखा हुआ मुद्रण क्रांति से किताबें सस्ती हो गई, गरीब लोग भी अब पढ़ सके। माने सस्ती किताब हो गया तो गरीब लोग भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे किताब आने लगे ना कि उसको गरीब लोग भी पढ़ सकते थे। और कई लोग उनको छापे खाने में काम भी मिला, माने वो गरीब लोगों को काम भी मिल गया और किताब भी आराम से मिला ताकि पढ़ सके। क्योंकि कोई भी चीज़ नया होता है ना तो उसका उपयोग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो उस समय किताब ही नया था तो सब लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। समाचार तक पहुंच, अखबार और सस्ते प्रिंट से लोगों तक देश और दुनिया की खबरें पहुंचने लगी। मतलब अब जितने सारे गरीब लोग सब तक पूरे देश और दुनिया की खबरें पहुंचने लगे। राष्ट्रवाद की भावना, मुद्रण ने गरीब में देश के प्रति प्यार और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। जो किताब आई उससे जब पढ़ें तो उसमें बहुत सारे देश के प्रति प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ बात लिखा हुआ था। तो जब उसको पढ़ें तो गरीब लोगों में भी देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जाग गई। सामाजिक जागरूकता, मुद्रण ने लोग शराबखोरी, अशिक्षा, गलत प्रथाओं जैसे सती, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जातिवाद के खिलाफ जागरूक हुए। माने अब लोग जब किताब पढ़ने लगें, छपाई वाली चीज़ों को पढ़ने लगे तो उनको शराबखोरी की बुराइयों का पता चलने लगा, अशिक्षा और गलत प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलने लगा। उनको पता चल गया कि बाल विवाह अच्छा बात नहीं है, सती प्रथा अच्छा बात नहीं है, जातिवाद ये सारा चीज़ अच्छा चीज़ नहीं है। न्यायपूर्ण समाज, किताबों में पुराने पाखंडों की आलोचना हुई और नए और न्यायपूर्ण समाज की सीख दी गई। मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता की सोच बदल दी, उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाया। इस व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व व्यापार, माने एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसके संगठन का उद्देश्य बताना। यानी विश्व हुआ जो संगठन बना उसका नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन। उसका उद्देश्य क्या है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का उद्देश्य देश के बीच व्यापार आसान और खुला बनाना। मतलब ऐसा बनाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जैसे कि एक देश का व्यापार दूसरे देश आसानी से व्यापार कर सके। मैंने एक देश का सामान दूसरे देश आसानी से पहुंच सके, या दूसरे देश का सामान अपने देश आसानी से आ सके, और उसको बढ़ावा देना, ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है नियम बनाना और पालन करना। माने विश्व व्यापार से संबंधित नियम भी बनाना और उनका पालन भी करवाना। संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन व्यापार से जुड़े नियम भी बनाते हैं और देखते हैं सभी देश उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। माने विश्व व्यापार संगठन ये भी देखते रहते हैं कि जो हम नियम बनाए हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन जो नियम बनाया है उसको सभी देश पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। समान और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना। व्यापार में सभी देश के लिए समान अवसर हो, कोई भेदभाव ना हो और व्यापार पारदर्शी हो। मैंने विश्व व्यापार संगठन का ये भी कार्य है कि हम ऐसा नियम बनाएं जिससे कोई भी देश के साथ भेदभाव भी ना हो, व्यापार पारदर्शी हो और सभी देशों को समान अवसर मिले। उसने महामंदी के कारणों की व्याख्या करी। महामंदी का मतलब होता है पैसे की कमी, माने पैसा कम हो गया, उसी को कहते हैं महामंदी। तो महामंदी आया था 1929 में, तो समझते हैं इसका कारण। तो कृषि में अति उत्पादन, फसलें ज़्यादा होने के कारण कीमतें गिर गई और किसानों की आय कम हो गई। बिक्री नहीं होने से फसल बर्बाद होने लगे। तो हुआ क्या, 1929 के समय के आसपास क्या हुआ कि फसलें ज़्यादा उत्पादन कर दी। किसान है ना, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा फसलें उत्पादन कर दी। अब जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसका दाम गिर जाता है। तो दाम क्या हो गया, गिर गया, दाम कम हो गया। दाम कम होने से किसानों के पास पैसा भी कम आने लगा। तो किसान सोचे मेरे पास पैसा कम आ रहा है, और ज़्यादा उत्पादन करो, तो और ज़्यादा फसल का उत्पादन कर दिया। तो और ज़्यादा उत्पादन हुआ तो और भी उसका दाम गिर गया, और साथ साथ में फसल भी रखा खराब होने लगा और किसानों के पास पैसे की कमी हो गई, यानी वो मंदी के शिकार हो गए। और अमेरिका से कर्ज और पूंजी की वापसी। कई देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, संकट आते ही अमेरिका ने अपनी पूंजी वापस ले ली। मैंने बहुत सारे गरीब देशों को अमेरिका ने कर्ज दिया था, और जैसे ही गरीब देशों पर संकट आया तो उससे कर्ज वापस मांगने लगे। कौन, अमेरिका, और वापस ले भी लिए। सोचिए कि किसी के पास समस्या आता है तो उसको मदद करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया, उससे और अपना कर्ज वापस ले लिए।
इससे इसके साथ ही गरीब देशों के पास और भी पैसे की कमी हो गई। शेयर बाजार का गिरना, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत गिर गई और लाखों निवेशक दिवालिया हो गए यानी कंगाल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संकट, अमेरिका की पूंजी पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। यूरोप के कई बैंक और देश संकट में पड़ गए। अति उत्पादन और अमेरिका निवेश की कमी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट और महामंदी फैल गई। मैंने आर्थिक संकट और महामंदी फैलने का मुख्य रूप से दो कारण है। अति उत्पादन, किसान ज़्यादा फसल उत्पादन कर दिए। दूसरा, अमेरिका निवेश में कमी कर दिया और अपना पैसा को मांग लिया। पूना समझौता पर टिप्पणी लिखें। पूना समझौता जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। समझते हैं ये समझौता क्या था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे दलित अपना नेता खुद चुने, इसके लिए उन्होंने अलग चुनाव व्यवस्था की मांग की। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित थे, बहुत छोटी जाति से आते थे। इसके लिए उनको है ना बहुत ज़्यादा बचपन में अत्याचार झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ था, बहुत ज़्यादा छुआछूत का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो दलित थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्या हुआ, इसी को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था का हो, माने अलग चुनाव व्यवस्था हो। और वही अलग चुनाव व्यवस्था की मांग के लिए वो अड़े रहे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था इससे समाज बढ़ जाएगा। गांधी जी का भी सोच अच्छा था कि वो इसके खिलाफ इसलिए थे, उनको पता था कि अगर दलित को हम अलग चुनाव व्यवस्था का हम अगर हो जाएगा, उनके लिए अलग चुनाव व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो दूसरी जाति के भी लोग चाहेंगे कि हम लोगों को भी अलग चुनाव व्यवस्था चाहिए। फिर धर्म के आधार पर भी चाहेंगे कि हमको भी अलग चुनाव व्यवस्था चाहिए। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा समाज बढ़ जाएगा। इसीलिए गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि इससे समाज बढ़ जाएगा। सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। देखिए अंग्रेज सरकार है ना, उनका पर्पस रहा है कि समाज को बांट दो और वहाँ शासन करो। इसीलिए ये चीज़ों को देखते हुए अंबेडकर जो मांग रखे थे उनकी बातों को अंग्रेज सरकार मान ली। गांधी जी ने विरोध में अनशन शुरू कर दिए और गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिए कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो अंबेडकर कह रहे हैं उनकी बातों को माना नहीं जाना चाहिए। देश के नेताओं के समझाने पर गांधी जी और देश के नेताओं के समझाने पर गांधी जी और अंबेडकर में 1932 में समझौता हुआ। इसे पूना समझौता कहा जाता है। मैंने देश के बड़े बड़े नेता दोनों को समझाया, अंबेडकर जी को भी और महात्मा गांधी को भी। दोनों को समझाने पर 1932 में दोनों के बीच में समझौता हुआ। उसी समझौता को पूना समझौता कहा जाता है या फिर दूसरे शब्दों में पूना पैक्ट भी कह सकते हैं। ये समझौता में क्या हुआ समझते हैं। दलितों को विधानसभाओं में सीट का आरक्षण दिया गया, लेकिन अलग चुनाव क्षेत्र नहीं बनाए गए। वे समान चुनाव में वोट देंगे। माने दलितों के लिए सीट को आरक्षित कर दिया गया। माने उनके लिए अलग चुनाव व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि उनके लिए दलितों के लिए कुछ सीटों को आरक्षण दे दिया गया कि यहाँ से दलित चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी अलग चुनाव व्यवस्था की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। यही समझौता किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो यहाँ दोनों की बात सही हो गई। जैसे दलितों को तो आरक्षण मिल गया और समाज भी नहीं बटा। अगर अलग चुनाव व्यवस्था हो जाता तो समाज बटना तय होता। बहुत सारे लोग धर्म के आधार पर अपना अलग चुनाव व्यवस्था का मांग करते, बहुत सारे जाति के आधार पर मांग करते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या था? भारत के लोगों इसके विरोध में क्यों थे? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया। 1919 में अंग्रेज की सरकार ने कुछ कानून बना दिए। इसके तहत किसी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। मैंने 1919 में है ना अंग्रेज सरकार ने एक कानून को बना दिए। उनका उस कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। इस कानून के तहत है ना किसी को भी अंग्रेज सरकार शक के आधार पर पकड़ करके जेल में 2 साल तक बंद कर देती थी और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलता था। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो आंदोलन कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं जो भारत के लोग, उसको दबाना था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। यही मुख्य उद्देश्य था रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाए जाने का। यह कानून अन्यायपूर्ण था। पहले विश्व युद्ध में मदद करने के बावजूद ऐसा कानून बनाया गया। लोगों को लगा कि सरकार आंदोलन दबाना चाहती है ना। पहले विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। तो भारत को लोगों को लगा कि हमने तो अंग्रेजों का साथ दिया है, लेकिन अंग्रेज उसके बदले में काला कानून ला रही है, खराब कानून ला रही है। और साथ साथ में लगा कि अंग्रेज जो है ना हमारे हित के बारे में सोच नहीं रही है, हमारे आंदोलन को भी दबाना चाह रही है।
गांधी गांधी जी ने भी इसका विरोध शुरू किया। देखिए गांधी जी कैसे विरोध किया, अहिंसक विद्रोह। गांधी जी अवज्ञा शुरू की। देखिए गांधी जी कहें कि हम लोग है ना हिंसा वगैरह नहीं करेंगे, अहिंसक विद्रोह भी करेंगे और जो भी अंग्रेज कहेंगे उसका अवज्ञा कर देंगे। इसके लिए लोग हड़ताल, रैलियां, जुलूस करने लगे। कुछ रेलवे दुकान, टेलीग्राफ बंद हो गए। अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, मैंने अंग्रेज के पुलिस ने गोलियां भी चलाई। लोगों ने बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। अंग्रेजों ने पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिए। भूमिचरण क्या है, इसके कारण लिखें। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, माने उत्पादन की शक्ति ही कम हो गई और भूमि खेती योग्य नहीं रह जाती है, तो इस स्थिति को भूमिक्षरण या फिर भूमि निम्नीकरण भी कहते हैं। है ना, फसल लगा रहे लेकिन हो ही नहीं रहा फसल, तो वही सिचुएशन को हम भूमिक्षरण कहेंगे या भूमि निम्नीकरण करेंगे। इसका बहुत सारा कारण है। तेज हवा और पानी मिट्टी की ऊपरी परत बहा ले जाती है, इससे मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिसको भूमि अपरदन कहते हैं। अपरदन का मतलब ऊपर वाला परत हट जाना। तो तेज हवा और पानी आती है तो मिट्टी के ऊपर वाला परत को बहाकर ले जाती है, जिससे मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। भूमि प्रदूषण, कारखानों का गंदा पानी, कूड़ा करकट भूमि को खराब कर देता है, ऐसी भूमि बेकार हो जाती है। गलत खेती, एक ही खेत में बार बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और इससे भूमि कमज़ोर हो जाती है। मैंने एक ही खेत में बार बार वही फसल लगा रहे हैं तो उसका पोषक तत्व खत्म हो गया, भूमि कमज़ोर हो गया। वनों की कटाई और अति चराई, पेड़ की कटाई से मिट्टी खुली रह जाती है, जानवर अधिक चराई कर लेते हैं। तो जैसे पेड़ को काटे तो मिट्टी भी ढीला हो गया, जानवर भी चरा दिए तो मिट्टी ढीला हो गया, तो ज़्यादा तेज़ हवा आएगा या फिर पानी बहेगा तो ऊपर वाला मिट्टी को बहा के लेके चल जाएगा। उद्योग धंधे, सीमेंट और खनन उद्योगों से धूल खेतों में जम जाते हैं, इससे मिट्टी की उपज कम हो जाती है। भूमि क्षरण से खेती और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है, इसलिए भूमि को बचाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। इसी प्रश्नों को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। श्रीलंका में सिहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव के कारण लिखें। श्रीलंका में सिहली समुदाय बहुसंख्यक है, माने सिहली की ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है, माने तमिल की संख्या बहुत ही कम है। स्वतंत्रता के बाद सत्ता पर सिहली समुदाय का अधिक नियंत्रण हो गया। इस कारण सत्ता की उचित भागीदारी नहीं हो सकी और दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। स्वतंत्र जैसे श्रीलंका हुए ना, तो उस समय जो बहुसंख्यक थे सिहली, उसका जो नियंत्रण है ना अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और तमिल के बारे में वो सोचने भी नहीं लगे और उनको भागीदारी भी नहीं देने लगे सत्ता में, और इसीलिए सिहली और तमिल के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। पॉइंट समझते हैं। सिहली भाषा को प्राथमिकता, सरकार ने सिहली भाषा को देश के एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया। तमिल भाषा को उचित महत्व नहीं दिया गया, मैंने राज्य भाषा अपनी भाषा को घोषित कर दिया, तमिल को कोई महत्व नहीं दिया। शिक्षा में भेदभाव, विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय सिहली छात्रों को अधिक अवसर दिए गए, मैंने सिहली छात्रों को बहुत ज़्यादा सीट आरक्षित कर दिया गया। बड़े बड़े और चीज़ों में सिहली भाषा वाले लोगों को लाया गया, नहीं तमिल छात्रों को के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। सरकारी नौकरियां में असमानता, सरकारी नौकरियां में सिहली समुदाय को प्राथमिकता दी गई, माने सरकारी नौकरी में सिहली लोगों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। अब सिहली लोग ही ये नौकरी कर सकते हैं, ऐसी प्राथमिकता दी गई। तमिल लोगों पीछे रह गए, मैंने तमिल लोगों को सरकारी नौकरी में भी वैल्यू नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म को सरकारी संरचना, सिहली लोग जो होते हैं ना वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए सरकार ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दे दिया गया, मैंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए फंड भी दिया गया, उनको संरक्षण भी दिया गया। इससे तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा, क्योंकि तमिल के लोग अधिकतर हिंदू या फिर मुस्लिम धर्मों को मानते हैं, इसीलिए वो लोग को असंतोष बढ़ गया। और सिहली लोग कौन से धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को। सत्ता में भागीदारी की कमी, तमिल समुदाय को सरकार और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, माने तमिल समुदाय ना सरकार या फिर प्रशासन में
आने के लिए कोई उसको कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, है ना। इन सभी कारणों से तमिल समुदाय में असंतोष फैला। सिल्ली और तमिल समुदाय के बीच तनाव बढ़ा।